हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देख रहे थे कल क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हीटस्टोन से, क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे। उसमें जो चैप्टर था धारा नियंत्रक तथा धारा परिपथ तथा किरचॉफ का नियम था। उसमें हम लोग पढ़े थे व्हीटस्टोन से। व्हीटस्टोन से तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इसका सिद्धांत क्या था, इसकी रचना क्या थी, है ना, सब हमने जान लिया था। उसी से रिलेटेड एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ाएंगे धारा नियंत्रक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये भी एक ब्रिज है। धारा नियंत्रक क्या है, आइए पहले देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। जैसे लिखा हमारे पास है, कह रहा है एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा है, एक 6 ओम का प्रतिरोध लगा है, और एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, और एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा है। ठीक है, कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहले देखिए हम ये ज्ञात करते हैं कि जो हमारे पास ये ब्रिज दे रखा है ये संतुलन की अवस्था में है या नहीं। अच्छा, मैंने बताया था संतुलन की अवस्था, कल मैंने बताया था आपको कि संतुलन की अवस्था P अपान Q। हाँ देखिए, इसमें क्या बताया था, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। ये मैंने क्या बताया था कि ये संतुलन की अवस्था होती है। ठीक, ये क्या होती है, संतुलन की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे पास था P था, ये क्या था, ये Q था, ये R था, और ये S प्रतिरोध था जो कि हमें ज्ञात करना था। कल हमने व्हीटस्टोन से के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। अगर हमारे इस वीडियो पर आप नए हो तो सबसे पहले पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उसी पिछली क्लास पर आधारित है। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक किए, शेयर करना बोले। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, जब ये P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S होता है तो इसका मतलब ये क्या है कि जो हमारे पास ये एक कल हमने लिखा था A और B, तो यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं, यहाँ पर नाम दे रहे हैं S और T। ज़रा समझिएगा, S और T नाम दे रहे हैं। जो S और T बुझा है, क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, तो ज़रा समझिएगा। जब हमने P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S लिखा था तो इसका मतलब ये है जो 10 एम्पियर का प्रतिरोध लगा है, क्या ये संतुलन की अवस्था में होती है। चेक कर लेते हैं पहले संतुलन, ये हमारी संतुलन की अवस्था है। लिख लीजिए आप लोग भी चाहें, संतुलन की अवस्था क्या है, संतुलन की अवस्था में है। देखते हैं पहले संतुलन की अवस्था में है कि नहीं। P कितना है 2, Q कितना है 4, ठीक, R कितना है 3 है, और S कितना है 6। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है, ये संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः 10 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी। बात समझ में आई, धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन जो है क्या है, कंडीशन क्या है, ये संतुलन की अवस्था में। किस कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में है। इसका मतलब धारा प्रवाह नहीं होगी। क्लियर हो रही। अच्छा, हम कहें कि इसका विभव क्या होगा, इसका विभव एक अलग बात बता रहा हूँ। तो जो बिंदु B का विभव होगा, मतलब बिंदु S का विभव होगा, और जो बिंदु T का विभव होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे VS इज इक्वल टू VT। बात समझ में आ रही। ये भी कॉन्सेप्ट है, मैंने कल बताए थे, 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर ये इस 10 एम्पियर में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बन सकता है। देखो हम इनको क्या हल कर सकते हैं, इनको हल करेंगे। पहले देखिए, ये 2 ओम और ये 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 6 ओम। बात समझ में आ रही, कितना हो जाएगा 6 ओम। तो फिगर भी बदल जाएगा। फिगर कैसे बदल जाएगा, देखिए थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ, ये ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम मेरे से सही नहीं बनता है, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं इतनी है, तो आप लोग भी ध्यान देना। ये A हो गया, ये B हो गया। अच्छा देखो, ऊपर वाला कितना हो गया 6, क्योंकि परिणामी तुल्य क्या होता है R1 + R2। ठीक है, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इनको भी हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9। अब देखिए A और B के बीच हमें क्या बनाना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये 6 ओम का हो जाएगा, और ये कितने हो जाएगा, 9 ओम का हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए, ये दोनों किस क्रम में लगे हैं, ये दोनों लगे हैं समांतर क्रम। तो लिखेंगे चूँकि 6 ओम व 9 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इसका फार्मूला होता है 1/√2
R इक्वल टू जो फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस का 1/r2, ये समझ पाए। अच्छा 6 मैंने कहाँ से ले आए, ये होता है श्रेणी क्रम की जो कंडीशन होती है वो मैं लिखे दे रहा हूँ इधर, वो होती है R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, देखिए R इक्वल टू 2 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ओम। इसी तरह से ये R1 हो गया, इसी तरह मैंने R2 निकाला है 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, रखते हैं तो 1/6 हो गया प्लस का 1/9 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम दोनों कितना हो गया 18। ठीक, 6 3 18 और 9 दूनी 18, 6 3 18 हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये 5 कितना हो गया 18 हो गया। जरा समझिएगा, तो 1/r इक्वल टू 5/18 हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो 5r इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, या r इक्वल टू 18/5 ओम। बात समझ में आ रही, ये क्या हो जाएगा, ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ए व बी के बीच। बात समझ में आ रही। बीट स्टोन सेतु से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ इसी तरह से पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो कहीं आपको प्रतिरोध S निकालना पड़ेगा, नहीं दे रखा हो तो पहले S निकालो। ठीक है, बात समझ में आ रही, या ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछता होगा। ठीक, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। हो गया। ये देखिए मीटर सेतु, ये क्या है मीटर सेतु है। ये क्या है मेरे भाई, ये मीटर सेतु है। एक और ब्रिज है, बीट स्टोन ब्रिज के बाद ये नेक्स्ट ब्रिज आया है मीटर ब्रिज। क्लियर हुई। अच्छा मीटर ब्रिज है क्या, देखिए मीटर ब्रिज भी एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्लियर हुई बात। देखिए जितने भी हम सेतु पढ़ेंगे उन सभी सेतु की खास बात एक ये है कि सभी सेतु से हम लोग क्या करते हैं, मीटर अज्ञात प्रतिरोध का तार ज्ञात करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। कोई अज्ञात प्रतिरोध दे रखा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक, इसे मीटर सेतु कहते हैं। क्लियर हुई बात। मीटर सेतु का जो वो सिद्धांत है वो ये कह रहा है, मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। बात समझ में आ रही। ठीक, अब देखिए ये बना है फिगर, इसमें है क्या, देखिए ये एक जो ए और सी के बीच 1 मीटर लंबा तार है। क्या है, 1 मीटर लंबा तार है। हाँ थोड़ा सा छूट गया यहाँ पर। हाँ देखिए 1 मीटर लंबा तार है। टोटल ए व सी के बीच की दूरी जो है 1 मीटर है। अच्छा ये ए है और ये सी है, बीच में एक बिंदु ये बी है। ठीक, बी और ए के बीच की लंबाई माना है मैंने एल, तो ये दूरी कितनी बची 1 माइनस एल मीटर। ठीक है, बात समझ में नहीं, ये जो डिस्टेंस बच रही है ये 1 माइनस एल मीटर बच रही है। क्लियर हुई बात। हाँ देखो इसके हम रचना पे बात करते हैं, कैसे इसको बनाया है मैंने। ठीक है, देखिए मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन, ये जो तार है ये काहे का है, मैग्नीन या कंस्टेंटन का तार है। ठीक है, 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार लकड़ी के पैमाने ए व बी के बीच में कसा हुआ है। ये 1 मीटर जो लंबा तार है मैग्नीन का, ये बिंदु ए व बी जो लकड़ी के पैमाने बने होते हैं उनके बीच में क्या कसा होता है या लगा होता है या बना होता है। क्लियर है, कुछ भी कह सकते हैं। इनके बिंदु ए व सी के सिरों पर, बात समझ आ रही, इनके बिंदु ए व सी के सिरों पर एल आकार की ये जो लगी है, ये दोनों हैं, ये एल आकार की दो क्या होती हैं, ये एल आकार की 2 पत्तियां लगी होती हैं। बात समझ आ रही, ये दो एक पर भी एक पत्ती लगी है और सी पर भी एक पत्ती लगी होती है। क्लियर हुई बात। ए व सी के सिरों पर 2 पत्तियां एल आकार की लगी होती है। ठीक, जिन पर 2 संयोजक पेंच लगे होते हैं। देखिए जिन पर क्या है, ये 2 संयोजक पेंच लगे हैं। ठीक, ये पेंच लगे हैं, ये क्या है, पेंच लगे हैं। क्लियर हो रही बात। दोनों पत्तियों के बीच में एक पत्ती डी होती है जिनमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। क्या, जिनमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। ठीक, देखिए जो डी पत्ती है इस पर एक प्रतिरोध एस है जिसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही। तो डी लगा होता है
तार के ए सिरे पर बैटरी, जो तार का ए सिरा है उसको बैटरी के धन सिरे से, और तार का जो सी सिरा है इसको बैटरी के ऋण सिरे से और कुंजी K1 के द्वारा क्या किया है, जोड़ दिया गया है। ठीक, बात समझ में आ रही। जो संयोजक पत्ती D को एक धारामापी, जो संयोजक पत्ती D है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारामापी बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, धारामापी बोलते हैं। जो संयोजक पत्ती D है इसको हम लोग धारामापी के नाम से जानते हैं। तथा विसर्पी कुंजी को तार AC पर खिसकाते हैं। ये जो हमारे पास एक कुंजी लगी है, यहाँ पर ये ऐसे आई है, ये कुंजी लगी है, इसको हम तार AC पर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, खिसकाते हैं। बात समझ आ रही। तो खिसकाने से हमें कुछ मिलता है, क्या मिलता है, अभी इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आ रही। विसर्पी कुंजी को हम लोग क्या करते हैं, तार AC पर खिसकाते हैं। क्लियर हुई बात। ये है रचना मेरे भाई, क्या है, रचना। ठीक, सिद्धांत या इसकी कार्यविधि क्या कहती है। देखो सर्वप्रथम कुंजी K1 को जब हम मान करते हैं, ये कुंजी K1 को जब हम मान करते हैं तो होता क्या है, K1 को ऑन करके विसर्पी कुंजी को C पर क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं। जो विसर्पी कुंजी है इसको C पर क्या कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, मतलब AC पर क्या कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। ये धारामापी का विक्षेप जो बिंदु D है, जो पत्ती D है, इसका विक्षेप एकदम विपरीत एवं पूर्ण हो, मतलब धारामापी का विक्षेप जो होना चाहिए वो एकदम विपरीत होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण हो तो संयोजक पूरा सही की अवस्था में पाया जाता है। अगर धारामापी का विक्षेप एकदम विपरीत हो, क्लियर, एकदम क्या हो, विपरीत हो और पूर्ण हो, तो जो पूरा सिस्टम है ये किस अवस्था में पाया जाता है, सही की अवस्था में पाया जाता है। कब, जब कुंजी को हम ऑन करते हैं तो धारामापी D का जो मान है वो एकदम विपरीत अवस्था में हो। किस अवस्था में हो, विपरीत अवस्था में हो, और कैसा हो, पूर्ण होना चाहिए। तो जो पूरा सिस्टम है ये सही की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात, बात समझ में आ रही। हाँ, क्लियर हुई बात। ये आपको नोट करना है, बहुत अच्छे से नोट करना है। देखिए ये है सिद्धांत। सिद्धांत के बारे में थोड़ा हम और लिखते हैं तो हम मानेंगे, माना क्या मान रहे हैं जरा समझिएगा थोड़ा सा। इससे हम एक फार्मूला बनाते हैं, माना कैपिटल R इज इक्वल टू 2 ओम। बात समझ में आ रही। माना जो कैपिटल R है उसको मैंने माना है 2 ओम है। क्लियर हुई बात, ये मैंने माना है। अब ये मत कहना आप सर जी कहाँ से लाए। ठीक, जो AB की लंबाई हम लोग मानते हैं वो मान लेते हैं P। AB इज इक्वल टू P और P इज इक्वल टू हमें रखा है L। क्या दे रखा है, L दे रखा है। ठीक है, हम AB इज इक्वल टू माने हैं P, तो BC इज इक्वल टू क्या मानेंगे, BC इज इक्वल टू 1 माइनस L मानेंगे, और इसको मान लेते हैं Q। बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा मुझे फार्मूला बनाना है इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ, नहीं तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए संतुलन की अवस्था में है, जो सिस्टम है वो किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है ना, संतुलन की अवस्था में। अगर संतुलन की अवस्था में है तो फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। ये क्या है, ये व्हीटस्टोन सेतु के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो P क्या है, P है L, P क्या है L, Q क्या है 1 माइनस L। क्लियर हो रही बात। ये R अपान S है, ये क्या है R अपान S। हमें क्या करना है, जो अज्ञात प्रतिरोध S है इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये क्या S LS इज इक्वल टू R हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस L हो जाएगा। बात समझ में रही। मुझे निकालना है S, तो 1 माइनस L अपान में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, R हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। ये नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कीजिए भाई। इतना पहले आप लोग नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में भी इसको लिख सकते हैं। हाँ, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, नोट कीजिए भाई। फिगर भी बनाइए, नोट कीजिए अच्छे से।
हो गया। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को आराम से रोक के भी लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। इधर का हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ मैं इसकी बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। एक नेक्स्ट हेडिंग लिखना है मेरे साथ, मीटर सेतु की सहायता से लिखना। एक हेडिंग है मीटर सेतु की सहायता से, एक मिनट, क्या लिख रहे हैं, मीटर सेतु की सहायता से। एक नया पॉइंट है, नोट पॉइंट है, क्या है, मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। ये हेडिंग है, आप लोग भी लगा लीजिए। मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। थोड़ा सा है, अज्ञात तार से विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक। ये हेडिंग है, आप लोग भी लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखिए अभी भी मानना है, अभी भी फार्मूला मुझे मिला था, थोड़ा सा मान लेते हैं। लिखेंगे मानना तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है मेरे भाई, रो, ठीक है। तो रो हो तो अभी फार्मूला हमने बताया था आपको, आर ए क्या है, आर ए अपॉन में एल, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है आर ए अपॉन एल होता है, ठीक है। आर ए अपॉन क्या होता है, एल होता है। देखिए रो तो यही रहेगा, आर क्या है, आर तो आर है, ए क्या है, ए है पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल में ना रखिए, इसको स्मॉल में रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल, ये क्या रहेगा, ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला रहेगा। मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार से विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। अगर विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो ये फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट करते रहिए, वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। मुझे पढ़ाना है तो मैं मिटाता रहूँगा, ठीक है। देखिए इससे कुछ सावधानियाँ होती हैं, ठीक। सावधानियाँ क्या होती हैं वो समझते हैं। सावधानियाँ देखिए क्या होती हैं। देखिए अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें बताया था कि विसर्पी कुंजी को जब हम एसी पर खिसकाते हैं तो हमें कुछ प्राप्त होता है, उन्हीं से संबंधित कुछ सावधानियां हैं। देखिए हम पहली सावधानियां क्या है, अधिक समय तक, फर्स्ट है क्या है, अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो पूरा सिस्टम था मीटर से था उसमें अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए। अच्छा होता क्या है, अधिक समय तक धारा प्रवाहित करेंगे तो सिस्टम हीट करता है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है, दूसरा सावधानी है, सेल या बैटरी को अधिक हिलाना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, क्योंकि सेल या प्लेटों के
बीच की दूरी है ना बदल जाएगी, बदल जाएगी। बात समझ में नहीं? बदल जाएगी, दूरी बदल जाएगी, तथा प्रतिरोध भी बदल जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक। अगर प्लेटों को ज़्यादा हिलाएंगे आप भाई, कस के हिलाएंगे, तो प्लेटों के बीच की दूरी बदल जाएगी, दूरी बदल जाएगी तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, बोलो। थर्ड पॉइंट लिखना, विसर्पी कुंजी को तार AC पर ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बार बार रगड़ोगे तो तार की तो रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तार की त्रिज्या बदल जाएगी। ठीक है, अगर तार की त्रिज्या बदल जाएगी तो जाहिर बात सिस्टम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। अगर त्रिज्या बदल जाएगी तो प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा। ठीक, बदल कैसे जाएगा, ये इस कंडीशन में बदलता है, 1/, इस कंडीशन में चेंज होता है। ठीक है, अगर त्रिज्या बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर हो रही बात? हाँ, थर्ड पॉइंट लिखना। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखाते हैं, प्रतिरोध बॉक्स से सदैव लिखेगा, प्रतिरोध बॉक्स से सदैव इतना ही प्रतिरोध निकालना चाहिए, इतना ही प्रतिरोध निकालना चाहिए। ठीक, निकालना चाहिए, जिससे कि विसर्पी कुंजी का विक्षेप, जिससे कि विसर्पी कुंजी का प्रतिरोध शून्य प्राप्त हो, जिससे कि विसर्पी कुंजी का विक्षेप शून्य प्राप्त हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई बात? ये भाई सावधानियां हैं, ये क्या है, सावधानियां हैं। क्लियर हो रही बात समझ में आ रही? ये क्या है, सावधानियां। ठीक, कुछ और नोट पॉइंट लिखाते हैं हम। ये तो सावधानियां थी, अब कुछ नोट पॉइंट लिखेगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट बातें हैं। क्या है, देखिए एक नोट पॉइंट मैं बहुत बताने जा रहा हूँ। जो मीटर सेतु है ये संशोधित रूप है, ये क्या है, संशोधित रूप है। और संशोधित रूप किसका है ये भी मैं बता रहा हूँ। मीटर सेतु का नाम पहले मीटर सेतु नहीं था, क्या नाम था, ये कैलो-फोस्टर सेतु के नाम से जाना जाता था। कैलो-फोस्टर सेतु, ठीक, इसके नाम से हम लोग मीटर सेतु को जानते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, साइंटिस्ट जैसे जैसे अपना मत बदलते गए, वैसे वैसे जो मीटर सेतु था उसको, सॉरी कैलो-फोस्टर सेतु था उसको मीटर सेतु में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर हुई बात? जो पहले मीटर सेतु था, पहले मीटर सेतु को हम लोग कैलो-फोस्टर के नाम से जानते थे। बात समझ में आ रही? क्या है, कैलो-फोस्टर के नाम से जानते थे। ये है हमारा पूरा मीटर सेतु, ये क्या है पूरा हमारा मीटर सेतु। नोट कीजिए भाई आप लोग। हो गया? हो गया, नोट करते रहिए आप लोग फटाफट। हाँ हो गया, ठीक है।
नोट करते रहिए भाई, छोड़ना कुछ नहीं, पढ़ाना सब कुछ है। ये जो सेतु हम पढ़ा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मीटर सेतु ही पूछे जाते हैं, और भी हैं, मैं सब बताऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग मेरे साथ, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक एक ये भी सेतु ही है, ठीक है, ये भी एक सेतु है। देखिए धारा नियंत्रक पहले हम बताते हैं क्या है, लिखिए आप मेरे साथ इसकी परिभाषा। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र है, ऐसा यंत्र है ना, जिसकी सहायता से क्या करना है, जिसकी सहायता से, है ना, या जिसके द्वारा, ऐसे लिखिए, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा क्या लिखेंगे, जिसके द्वारा वैद्युत परिपथ में जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ की, क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ की प्रबलता, वैद्युत परिपथ की प्रबलता को कम या ज़्यादा किया जाता है। क्लियर हुई बात। ये क्या है, ये धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वैद्युत परिपथ की प्रबलता को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए मेरे साथ साथ। ये देखिए जो हम इस पे क्या कर रहे हैं, ठीक, ये हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी बनाइएगा। हाँ बनाइए, बनाइए डायग्राम बनाइए फटाफट। देखिए मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, रचना इसकी लिख रहा हूँ, मेरे साथ हेडिंग लिखिए रचना। रचना क्या है, देखिए धारा नियंत्रक को, धारा नियंत्रक में खोखले, क्या लिखना है, धारा नियंत्रक में खोखले बेलन जो कि एक चीनी मिट्टी, ठीक है, क्या चीनी मिट्टी का होता है। बात समझ में आ रही है। जो खोखला बेलन होता है, धारा नियंत्रक होता है, ये चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है जिसके ऊपर, क्या लिख रहे हैं, जिसके ऊपर ऑक्सीकृत नाइक्रोम के अनेक फेरे लपेटे होते हैं। बात समझ में आ रही। ये जो फेरे लपेटे हैं ये ऑक्सीकृत नाइक्रोम के बहुत सारे फेरे लपेटे हुए हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक। जो ऑक्सीकृत, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकृत नाइक्रोम का ताप गुणांक बहुत कम होता है, ठीक है। ऑक्सीकृत नाइक्रोम का जो ताप गुणांक होता है वो बहुत कम होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक। क्या होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है मेरे भाई, ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही, लिखते रहिए, ठीक। नेक्स्ट लिखना है, बेलन के सिरों पर खूंटियाँ लगी होती हैं, ठीक, खूंटियाँ लगी होती हैं। ये देखिए एक खूंटिया ये है, दूसरी खूंटिया क्या है, ये खूंटियाँ लगी होती हैं, ठीक। जिसके ऊपर एक छड़ रखी है, क्या की है, जिसके ऊपर एक मैंने छड़ रख दी है, जिसके ऊपर एक छड़ रखी होती है,
बात समझ में आ रही है? जिसके ऊपर क्या एक छड़ रखी होती है। इस छड़ का काम क्या होता है? इस छड़ का काम होता है कि इस पूरे सिस्टम को बैलेंस्ड रखना, ठीक है। छड़ रखी होती है, बीच में एक विसर्पी कुंजी लगी होती है। क्या लिखेंगे? बीच में एक विसर्पी कुंजी लगी होती है। बात समझ में आ रही? बीच में एक क्या है? विसर्पी कुंजी लगी होती है, ठीक। विसर्पी कुंजी लगी होती है जिसके नाइक्रोम के तार के फेरे आगे पीछे खिसकाकर, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो नाइक्रोम के तार के जो फेरे आगे पीछे को खिसकाया जाता है, इससे क्या किया जाता है? इससे ये किया जाता है विसर्पी कुंजी से, जिससे लिखेंगे जिससे नाइक्रोम के तार पर विसर्पी कुंजी को आगे पीछे खिसकाया जाता है। खिसकाया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या किया जाता है? खिसकाया जाता है, ठीक। 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। 3 संयोजक पेच A, B तथा C लगे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? C लगे होते हैं, ठीक। 3 संयोजक पेच लगे होते हैं A, B, C, ठीक। क्या करते हैं? 3 संयोजक पेच लगे होते हैं A, B, C, ठीक। ये क्या है? हमारा पूरा ये सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? इससे होता क्या है? 3 संयोजक जो पेच होते हैं, इनसे हम जो तार की धारा की प्रबलता को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? जिससे धारा की तार, ऐसे लिखें, जिससे तार के धारा की प्रबलता को कम अथवा ज़्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है? कम अथवा ज़्यादा किया जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक। ये इसका क्या है? ये इसकी रचना है, ठीक। अगली हेडिंग लिखना सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? ओम साहब का नियम क्या कहता है? V = IR। क्या कहता है? V = IR। क्या कहता है? V = IR। अगर I देखें तो V/R। जरा समझो, V को अगर हम कांस्टेंट कर दे तो I इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R। क्लियर हो रही? देखिए, इसका मतलब ये है कि धारा कम हुई तो R क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर R क्या है? ज़्यादा है, ठीक, तो I का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही क्या है? यही क्या है? धारा नियंत्रक का सिद्धांत है। यही धारा नियंत्रक का सिद्धांत है। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। किसी परिपथ में धारा को कम करने पर उसके प्रतिरोध का मान बदल जाता है, या प्रतिरोध बढ़ जाता है, या प्रतिरोध का मान कम करने से धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। क्लियर हुई? हाँ, हो गया, ठीक, हो गया, लिख लिया। फटाफट लिखते रहिएगा, लिखते रहिए भाई, लिखते रहिए, ठीक है। हाँ, वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखिएगा, ठीक है। लेकिन लिखना ज़रूर है। फिजिक्स पढ़ने का मतलब है लिखना। लिखेंगे नहीं तो प्रैक्टिस नहीं पाई। अगली हेडिंग लिखिए विभव विभाजक, ठीक। अच्छा, विभव विभाजक है क्या? विभव विभाजक एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वैद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभव का मान कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक। तो विभव विभाजक की परिभाषा लिखिए। एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, है ना, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव को कम अथवा
ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा किया जा सकता है। क्लियर हो रही। अगर इसकी रचना की बात करें तो रचना जो मेरे भाई होती है वो रचना कौन सी होती है? अभी अभी मैंने कराया है धारा नियंत्रक की रचना। तो जो रचना होती है वो धारा नियंत्रक की भांति होती है, कोई अगली रचना नहीं है। ठीक, कोई नई रचना नहीं है। जो धारा नियंत्रक की रचना है वही रचना है। सिद्धांत में लिखा दे रहा हूँ, रचना आप लोग वही धारा नियंत्रक वाली है लिख लेना। सिद्धांत, ओम का नियम क्या कहता है? देखिए सिद्धांत में बता रहा हूँ। ओम का नियम है V = IR। क्या है? V = IR। V = IR। देखिए अगर हम यहाँ से क्या करें, I को कांस्टेंट कर दें, I को क्या कर दें? कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? R। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? R। देखिए R हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अच्छा R हो जाएगा। R को अगर हम, ये क्या है? B, ये क्या है? विभव है। R क्या है? प्रतिरोध। अगर थोड़ा सा हम इसको इस फॉर्म में लिखें, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L भी तो लिख सकते हैं। समझिए, अगर विभव क्या हुआ, विभव अगर ज़्यादा हुआ, अगर विभव ज़्यादा है, अगर विभव हमारे पास क्या है? ज़्यादा है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? जो L का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर L हमारे पास ज़्यादा, हाँ अगर L ज़्यादा है तो V का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? विभव विभाजक है। ठीक, अगर इसके प्रतीक की बात करता हूँ, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका प्रतीक की मैं बात करता हूँ तो प्रतीक कुछ ऐसे बनता है, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी सुंदर नहीं है तो इसलिए मैं इसको बना नहीं सकता हूँ। प्रतीक कुछ ऐसे ही बनता है। ठीक है, बात समझ आ रही? ये विभव विभाजक। तो आज की हम वीडियो को अपनी यहीं पे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट डे आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।